तो मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भरोसा करते हुए हमने 20 दिन का उनको समय दिया कि 20 दिन में आप कुछ कंक्रीट ग्राउंड लेवल पर कुछ करके दिखाएं। लेकिन अफसोस ये है कि सरकार ने वो जो 11 पॉइंट प्रोग्राम था उस पर कुछ भी ठोस करके नहीं दिखाया, क्योंकि ये मशीन तो रह सकती है बिना हवा के, बिना पानी के, लेकिन इंसान नहीं रह सकता उसको। तो हिमालय जैसे कमज़ोर पहाड़ों के नीचे ऐसे फ्रेजाइल जोन में अगर आप नीचे विस्फोट करेंगे तो पूरा इलाका शेक होता है, जैसे कि वो हिलता है। तो उसके हिलने से जो बोल्डर्स हैं, उसमें चट्टानें हैं, वो नीचे को खिसक जा रही हैं। कल के दिन पे ये होगा कि सड़क आपके पास बहुत चौड़ी होगी, आपके पास रेलवे की लाइन बहुत चौड़ी होगी और उसमें दौड़ने वाली रेल होगी, आपके पास बिजली ज़रूर होगी, लेकिन उस बिजली को, उस सड़क को, उस रेल को भोगने वाले यानी उसका उपयोग करने वाले लोग नहीं रहेंगे। नमस्कार, পিপলস রিপোর্টারে আপনাদের স্বাগত। আপনারা জানেন যে আমরা পিপলস রিপোর্টারে বিশেষ বিশেষ কিছু ইস্যু তুলে নিয়ে আসি এবং সেই বিষয়ে আলোচনা করি। তো আজ আমাদের সঙ্গে আমাদের এই বিশেষ আলোচনা সভায় উপস্থিত আছেন যোশীমঠ বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতির আহ্বায়ক অতুল সেতিজি। তিনি যোশীমঠ থেকে কলকাতায় এসেছেন খুব অল্প সময়ের জন্য, তার মধ্যেই আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং তিনি আমাদের কিছুটা সময় দিতে রাজি হয়েছেন। অতুলজি, আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত। ধন্যবাদ। তো আমি একটা কথা প্রথমে বলে দিই আমাদের সাক্ষাৎকারের শুরুতে, সেটা হচ্ছে যে আমার হিন্দিটা খুব একটা ভালো নয়। আর অতুলজি যা উত্তর দেবেন সেটা উনি হিন্দিতেই বলবেন, আমিও চেষ্টা করব হিন্দিতে ওনার সঙ্গে কথোপকথনটা চালিয়ে নিয়ে যাবার। ठीक है ना? ठीक। हमारा हिंदी अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। कोई बात नहीं। तो आप जोशीमठ से आए हैं, कलकत्ता आए हैं कुछ प्रोग्राम्स लेके, तो अभी जनवरी में जो सिचुएशन था जोशीमठ का, अभी क्या सिचुएशन है जोशीमठ का? सिचुएशन जनवरी में तो ये हुआ कि लोगों के घर मकानों में दरारें जो हैं एकदम से जनवरी के महीने में बढ़ गई, जो कि पहले से भी प्रक्रिया चल रही थी, जनवरी में थोड़ा सा बढ़ गया। तो जो दरारें उस समय बढ़ी थी, घर मकान में सड़क धंस रही थी, वहाँ एक तरह का भय का माहौल था। तो उतना भय नहीं है, लेकिन घर मकानों में दरारें तो यथावत हैं, वो बढ़ रही हैं। लगातार धंसाव जो है, सब्सिडेंस जो है वो बढ़ रहा है, वो है। और सरकार ने कोशिश की कि बद्रीनाथ यात्रा के लिए सड़क को कुछ ठीक किया जाए, लेकिन जहाँ जहाँ वो ठीक करते जाते हैं वहाँ वहाँ फिर से धंसाव होता जाता है, गड्ढे बनते जाते हैं, फिर उसको वो पाटते हैं। तो ये जनवरी में हम लोग क्योंकि लड़े, आंदोलन हुआ, उसके बाद विस्थापन, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन का काम होना था, वो नहीं हुआ है, वो चीज़ें वहीं रुकी हुई हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि आंदोलन के दबाव में सरकार ने कुछ घर मकान का मुआवज़ा देना शुरू किया है, लेकिन वो सिर्फ घर मकान का मुआवज़ा है। अभी ज़मीन का क्या होगा, लोग कहाँ जाके मकान बनाएंगे, उसका कुछ तय नहीं हुआ। या रिहेबिलिटेशन की क्या पॉलिसी है, वो पॉलिसी अभी सरकार ने बताई नहीं कि क्या पॉलिसी होगी। तो स्थिति जो है वो बदली नहीं है। घर मकान जो टूट रहे थे, जिनमें दरारें आ रही थी, वो यथावत है। सरकार का जो रिलक्टेंस है, जो उदासीनता है, वो वैसी की वैसी है। हाँ, थोड़ा बहुत जो इतना बड़ा क्योंकि आंदोलन हो गया, उसका पूरा देश भर में आवाज़ चला गया, तो इसके दबाव में कुछ चीज़ें उन्होंने किया है। और हमारे आंदोलन को भी, क्योंकि हम पूरा 108 दिन तक वहाँ धरना चला, उसके बाद मुख्यमंत्री से बातचीत हुआ। मुख्यमंत्री ने हमारा जो 11 पॉइंट प्रोग्राम था, 11 सूत्री मांग, उस पर अपना सहमति जताया और हमसे कहा कि अपना आंदोलन फ़िलहाल रोक दें, क्योंकि बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। तो मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भरोसा करते हुए हमने 20 दिन का उनको समय दिया कि 20 दिन में आप कुछ कंक्रीट ग्राउंड लेवल पर कुछ करके दिखाएं। लेकिन अफसोस ये है कि सरकार ने वो जो 11 पॉइंट प्रोग्राम था उस पर कुछ भी ठोस करके नहीं दिखाया। तो फिर हमको 11 मई से शुरू करना पड़ा और 11 मई को बड़ा एक मशाल जुलूस वहाँ निकला है। और अभी 22 तारीख को जोशीमठ में नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटकर भी आई और उन्होंने एक सभा को वहाँ संबोधित किया। तो इस तरह से आंदोलन हमारा जारी है और तब तक जारी है जब तक जो है जोशीमठ के लोगों को न्याय नहीं मिलता, सबका पुनर्वास विस्थापन नहीं होता, तब तक ये लड़ाई जारी रही।
तो आपका समिति का तरफ से आपके पास ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स वगैरह है क्या, माने कितना लोग अफेक्टेड है, कितना घर दरारे के वजह से धंस गए हैं, ऐसा? तो एक स्टैटिस्टिक्स तो सरकार ने दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 868 हाउसेस हैज़ बीन अफेक्टेड, उन पे दरार आया। दूसरा स्टैटिस्टिक्स जो हमारा है जिसमें हम कह रहे हैं कि लगातार वो जो है कहीं रुका नहीं है, कि इट इज़ नॉट 868 टिल नाउ, इट इज़ बीइंग इंक्रीज, ये तो रोज़ बढ़ रहा है, रोज़ बदल रहा है वो आंकड़ा, और उसमें नए नए घर जुड़ रहे हैं। हाँ, वो ठीक है कि सरकार जो है उन नए घरों में जहाँ दरारें आ रही हैं उनको काउंट नहीं कर रही है, उनको अपने स्टैटिक्स में शामिल नहीं कर रही है। इसके अलावा जो है जोशीमठ में जो हल्की दरारें हैं, हल्का धंसाव है, वो जो है लगातार अलग अलग इलाकों में, नए नए क्षेत्रों में फैल रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो सरकार के द्वारा हमारे आंदोलन के दबाव में देश की शीर्ष 8 संस्थाओं ने, जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, जिनमें GSI है, जिसमें वाडिया इंस्टीट्यूट है, जिसमें इसरो है, जिसमें CBRI है, IIT रुड़की है, इन सब लोगों ने अध्ययन किया। उसकी रिपोर्ट सरकार के पास है, लेकिन सरकार उसको लोगों तक नहीं उसको खुलासा कर रही, जिससे कि ये पता चले कि एक्चुअल में जोशीमठ की क्या स्थिति है, वो कितना सुरक्षित है, कितना असुरक्षित है। तो ये रिपोर्ट अगर आ जाती तो इससे जो है आपका जो स्टैटिक्स है, आपकी जो वस्तु स्थिति है, उसका ठीक से पता चलता कि कितना इलाका इसमें जो है सीरियसली अफेक्टेड है। तो सरकार उससे बच रही है कि यात्रा पर इसका असर न पड़े, बद्रीनाथ यात्रा पर फ़र्क न पड़े, तो सरकार उस डेटा को, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है, जिससे कि मतलब न सिर्फ जोशीमठ के लोगों को बल्कि पूरे देश के लोगों को भी नहीं पता है कि एक्चुअल स्थिति क्या होने वाली है। एक बात आपसे जानना है, एक जोशीमठ का ये स्थिति ये तो अचानक नहीं हुआ ना, बहुत सालों से होते होते आज ऐसा सिचुएशन हो गया है। तो क्यों जोशीमठ का ऐसा सिचुएशन क्यों है, क्यों हुआ ऐसा? अब असल में जो वैज्ञानिक अध्ययन है तो उनका तो ये कहना है पहले से ही, वो 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या उससे पहले के अध्ययन हो, तो उन्होंने पहले ही कहा कि जोशीमठ जो है वो एक मोरैन पर, यानी कि जो ग्लेशियर्स के द्वारा लाई गई मिट्टी है उसके ऊपर स्थित है। ये जो है एक भूस्खलन के मलबे के ऊपर बसा हुआ नगर है। न सिर्फ जोशीमठ बल्कि हिमालय का, जो उत्तराखंड हिमालय का अधिकांश हिस्सा है, वो एक नए पहाड़ है, फ्रेजाइल पहाड़, यानी कि वो अभी बन रहे हैं। हिमालय जो है बनने की प्रक्रिया में, इट इज़ स्टिल इन मेकिंग। तो वहाँ जो है तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों ने कहा कि अगर इस इलाके को सस्टेन करना है तो यहाँ जो है भारी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, ब्लास्टिंग नहीं करना चाहिए, यहाँ के बोल्डर्स को बहुत छेड़खानी नहीं करना चाहिए, यहाँ पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए, ट्रीज शुड नॉट बी कट। तो ये सब उन्होंने कहा। और कोई शहर अगर यहाँ है तो वहाँ सीवेज सिस्टम ठीक हो, जल निकास प्रणाली ठीक हो, ये सारी रिपोर्ट सरकार के पास हैं। और 1976 में तो बाकायदा उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही जो है कमेटी बनाया, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट्स को, उसके जो सजेशंस थे, उसके जो रिकमेंडेशंस थे, उनको कभी लागू नहीं किया गया, बल्कि उसके विपरीत जाकर के उसके अगेंस्ट में ये हुआ कि भारी निर्माण कार्य हुआ, विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि नई नई जल विद्युत परियोजनाओं को जो है सरकार ने स्वीकृति दी, जिसने जो है पूरे जोशीमठ के फ्रेजाइल जोन को और ज़्यादा, वहाँ जो भूस्खलन का जो वो था उसको और ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया, उसको बढ़ा दिया। ये वाला जो फिनोमिना है जो अभी आया है 2021-22 में, इसकी जो मुख्य वजह है ये तो वही है जो जल विद्युत परियोजना वहाँ बन रही है, NTPC का जो प्रोजेक्ट है, उसमें ठीक जोशीमठ के नीचे से ही उसका टनल जा रहा है। उस टनल को बनाने में क्या हो रहा है कि आप विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन में हज़ारों ब्लास्टिंग हो रहा है। तो हिमालय जैसे कमज़ोर पहाड़ों के नीचे, ऐसे फ्रेजाइल जोन में अगर आप नीचे विस्फोट करेंगे तो पूरा इलाका शेक होता है, जैसे कि वो हिलता है। तो उसके हिलने से जो बोल्डर्स हैं, उसमें चट्टानें हैं, वो नीचे को खिसक जा रही हैं। इसी टनल के बनने में क्या हुआ कि वो जो पहाड़ों में जो पानी के स्रोत हैं,
तो वो जो हैं वहाँ जो एक्यूफर्स हैं वो फट गए, आप उसका पानी नीचे चला गया। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि जैसे जो है वाटर बैलून है, तो वाटर बैलून में अगर आप पंक्चर करते हैं तो वो स्क्वीज़ हो जाता है, वो निचुड़ जाता है। तो ऐसे ही वहाँ जो है आपने टनल बनाया, उसको पंक्चर कर दिया, उसके एक्यूफर को, वो स्क्वीज़ हो रहा है, वो नीचे को जा रहा है। तो जब वहाँ पानी सारा नीचे निचुड़ गया तो उसके बाद जो है ज़मीन नीचे बैठने लगी है। तो ये जो है केवल जोशीमठ में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ हिमालय में इस तरह के भारी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, ये सब हो रहा है, वहाँ वहाँ ये फिनोमिना देखने में आ रहा है। आप ही बता रहे थे कि सिर्फ जोशीमठ नहीं, वो सारे एरिया का है। तो हमारा ये जो हम जानना चाहते हैं कि आपका जो मूवमेंट है, ये तो जोशीमठ को लेकर ही आप मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपका सोच में है क्या कि जहाँ जहाँ एनवायरनमेंट का ऐसा हालत हो रहा है, गंभीर हालत है, तो वहाँ पे भी कि आप लोग आंदोलन करेंगे, ऐसा कोई सोच में है आपका? बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो ये हुआ क्योंकि हम वहाँ पिछले 20-22 साल से जोशीमठ में ये सारे सवाल उठा रहे थे, लड़ रहे थे। अभी जो ये स्थिति आ गई तो पूरी देश दुनिया का ध्यान जोशीमठ पर गया और जोशीमठ को लेकर के लोगों ने कहा कि ये जो है एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है पूरे हिमालय में, क्योंकि ये सब हो रहा है, वहाँ सब जगह जो है वाइडनिंग ऑफ रोड्स हो रहा है, सड़क को चौड़ा करो, खूब बड़ा चौड़ा सड़क बना दो। रेलवे के प्रोजेक्ट आ रहा है, रेलवे के प्रोजेक्ट से क्या हो रहा है कि आप टनल बनाएंगे तो वो पूरा गांव का गांव उसमें चला जा रहा है। तो लोगों का ध्यान इस पर गया कि जोशीमठ की वजह से में जो हो रहा है वो बाकी जगह भी होने की तरफ है। जोशीमठ के पास ही कर्णप्रयाग में वहाँ सड़क का चौड़ीकरण हुआ, वहाँ पूरे इलाके में जो है घरों में दरार आ गया। जोशीमठ से थोड़ा और इधर आए, कर्णप्रयाग से इधर रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रेलवे का प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके नीचे टनल बन रही है, बहुत सारे गांव उसके जद में आ गए। हिमाचल में ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड का पूरा पहाड़ी प्रदेश जो है वो साइंटिस्ट का कहना है कि वो एक टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है जो पर डे टिक टिक कर रहा है और ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। पूरा हिमालयी क्षेत्र जो है और ख़ास तौर पर उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है वो डिजास्टर प्रोन एरिया, वहाँ हर 2-3-4 साल में कोई ना कोई डिजास्टर हो रहा है। 2013 में हमने देखा, 2013 में एक बड़ा डिजास्टर हुआ, केदारनाथ में हज़ारों लोग मर गए। 2021 में हमने देखा कि ये NTPC वाला जो प्रोजेक्ट है पूरा वॉश आउट हो गया, पूरा पानी इसमें आ गया, बाढ़ आया, 200 से ज़्यादा लोग मर गए। ऐसा जो है पूरे हिमालय उसमें हो रहा है, क्योंकि जो है ग्लोबल वार्मिंग ने, मौसम के बदलाव ने भी इसको और ज़्यादा एग्रीवेट किया, इसको और बढ़ा दिया है। अब क्या हो रहा है कि ज़रा सा बारिश भी जो है वो जब हो रहा है तो किसी खास इलाके में क्लाउड बर्स्ट जैसा फिनोमिना हो रहा है, उसमें एक ही इलाके में, एक ही खास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा बारिश, एक ही टाइम पे 40-50 सेंटीमीटर बारिश हो जा रहा है। तो वो जो है पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र को, पूरे हिमालयी रीजन को अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए पूरे हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जो आबादी है वो इससे चिंतित है, परेशान है अपने भविष्य को लेकर के। तो जोशीमठ ने ये एक जागृति पैदा की, लोगों में चेतना पैदा किया है। तो निसंदेह हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिमालय क्षेत्र के लोग इस बारे में सरकारों पर दबाव बनाएं कि सरकारें अपना जो विकास का जो तरीका है इसको बदलें। तो उसके लिए पूरे हिमालय क्षेत्र के लोगों को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, इसकी हमारी कोशिश है। बल्कि इस बीच जो है जोशीमठ के आंदोलन में हिमाचल के लोग, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जोशीमठ आए और वो हमारे साथ सॉलिडेरिटी अपना शो किए। और ये हमारा बातचीत हो रहा है कि हम लोग भी उनके इलाके में जा कर के जन जागृति चेतना लोगों का बनाएंगे कि वो भी अपने इलाके को लेके, अपने क्षेत्र में जो ये सब हो रहा है उसको लेकर के सरकारों पर दबाव बनाएं। तो ये कोशिश है कि इस आंदोलन को पूरे हिमालय क्षेत्र में ले जाया जाए, इस बात को, क्योंकि हिमालय जो है वो केवल जो हिमालय में रह रहे लोग हैं उनका ही संपत्ति नहीं, ये पूरे जो देश है उसका धरोहर है और उसको बचाना ज़रूरी है। क्योंकि हिमालय रहेगा तो पर्यावरण, प्रकृति और फिर ये धरती और ये देश भी रहेगा, यहाँ के लोग भी रहेंगे। तो इसलिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव सवाल हैं, बहुत संवेदनशील
सवाल हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरा हिमालय के लोगों को, पूरे देश के लोगों को इसमें जागरूक किया जाए। इसीलिए मेरा कलकत्ता भी आना हुआ है, इसीलिए यहाँ 2-2 3-3 जगह मीटिंग है जहाँ हम ये सारी बात लोगों के बीच में रख रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी है कि सब मिलजुल करके इस धरती को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए आगे आएँ। आप ये भी बोले हैं कि संवेदनशील सेंसिटिव है, तो एक साइड में आपका है डेवलपमेंट वर्क और एक साइड में है पर्यावरण, एनवायरनमेंट का रक्षा करना। तो ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? ये इसमें आपका क्या राय है? हाँ, एक कंट्राडिक्शन इसमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ विकास है और एक तरफ पर्यावरण, धरती, इकोलॉजी, इसको बचाने का सवाल है। तो इसके बीच में सामंजस्य हमको बैठाना पड़ेगा। अगर हम इसके बीच में सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तो जो है कल के दिन आने वाले पीढ़ी के लिए ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। अगर हम जो है अभी जैसे हमारे यहाँ रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें लाखों पेड़ काटा जा रहा है, या ये टनल बनाया जा रहा है रेलवे के लिए, उसमें जो है विस्फोट किया जा रहा है। तो कल के दिन पे ये होगा कि सड़क आपके पास बहुत चौड़ी होगी, आपके पास रेलवे की लाइन बहुत चौड़ी होगी और उसमें दौड़ने वाली रेल होगी, आपके पास बिजली ज़रूर होगी, लेकिन उस बिजली को, उस सड़क को, उस रेल को भोगने वाले यानी उसका उपयोग करने वाले लोग नहीं रहेंगे। क्योंकि ये मशीन तो रह सकती है बिना हवा के, बिना पानी के, लेकिन इंसान नहीं रह सकता। उसको तो जो है हमने देखा अभी कोविड के दौर में कि कोविड के समय में हमने देखा कि लोगों को एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा। और हमारे पास तो जो पूरा हिमालय क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी का बड़ा वहाँ वो है, तो वहाँ वैसे ही पेड़ है, वहाँ तो ऑक्सीजन नेचुरल हो रहा है। तो उसको ख़त्म करके अगर आप सिलेंडर पर निर्भर होना चाहते हैं, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर पर, तो इससे मानवता तो नहीं बचेगी। इंसानियत को अगर बचाना है, मानवता को, उसके भविष्य को बचाना है, तो ज़रूरी है कि हम जो है ये सामंजस्य बनाएं विकास और जीवन के बीच में, विकास और प्रकृति के बीच में, विकास और पर्यावरण के बीच में, और ये बनाया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौर में जब हम लड़ रहे थे तो हमने कहा इस बात को कि उत्तराखंड में बिजली की ज़रूरत है, हमारा जो पानी बह रहा है इस पानी के उपयोग की ज़रूरत है, लेकिन कैसे? तो हमको इतने बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, 500 मेगावाट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने पूरा टिहरी शहर एक डुबा दिया टिहरी डैम प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन जिस बात के लिए हमने उसको बनाया, हमने कहा कि उससे जो है 2400 मेगावाट बिजली पैदा होगी, लेकिन हो रही है? नहीं हो रही है। बल्कि ये केवल जो टिहरी का इलाका उसमें कहा जा रहा था कि 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी, आज तक नहीं हुई। हमारे सामने जोशीमठ के सामने ही एक परियोजना है, विष्णु प्रयाग परियोजना, जयप्रकाश कंपनी की, तो उसका दावा था कि 440 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, आज तक नहीं किया। हार्डली 100 मेगावाट या 120 मेगावाट बिजली पैदा होता है पर डे। तो आप मेगा प्रोजेक्ट ला करके और टनल बना करके इस पूरे इलाके को ख़त्म करने के बजाय आप जो है छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना सकते थे, 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 20 मेगावाट, जिससे ना इकोलॉजी आपकी ख़राब होती, ना पर्यावरण पर उसका असर पड़ता, और वो बिजली वहाँ के लोगों के उपयोग में आती। आज के दिन पे जो बिजली बन रही है वो जो है उत्तराखंड के काम नहीं आ रही, वो जो है उत्तराखंड से बाहर चली जा रही। तो एक किस्सा है इसमें कि हम लोगों ने बचपन में, सब ने, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, कि एक आदमी को सोने का अंडा देने वाला मुर्गी मिल गया। तो हम सोने का अंडा जो मिल रहा है, ये प्रकृति हमको दे रही, तो अंडा क्यों नहीं हमारा इंटरेस्ट में? हम मुर्गी को क्यों काटना चाहते हैं? हम तो उसको पूरा ख़त्म कर दे रहे हैं। तो हमको बैलेंस बनाना होगा, हमको पूरा मुर्गी खाना है कि हमको सोने का अंडा चाहिए। तो अंडा तो तभी मिलता रहेगा जब हम इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को बचाए रहेंगे। हम लोगों का जो डिस्कशन है वो अभी लास्ट पार्ट में आ गया है, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगला 5 तारीख को, 5 जून को जी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो बिल्कुल। इस डेट को सामने रखे कि आप लोगों को विशेष स्पेशल कुछ प्रोग्राम्स लिए हैं क्या? बिल्कुल, 5 जून को जो आ रहा है तो उस दिन जो है हम लोग फिर से वहाँ इकट्ठा होंगे, बैठेंगे जोशीमठ में, और न सिर्फ जोशीमठ के सवाल पर बल्कि जोशीमठ के कारण जो है पूरे हिमालय में जो ये चेतना पैदा हुई है, एक जोशीमठ को लेकर के लोगों ने ये समझा कि हमने देखा कि जब जम्मू कश्मीर में डोडा में वहाँ भी यही स्थिति हो रही थी, तो हमने देखा कि डोडा में एक टीवी कैमरा वाले ने
वहाँ के गांव वाले से पूछा कि आपके यहाँ ये दरार आ रही है, आपके यहाँ नुकसान हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसने कहा कि हम जोशीमठ की तरफ देख रहे हैं, अगर जोशीमठ के लोगों को न्याय मिला तो हमको भी न्याय मिलेगा। तो ये जो चेतना लोगों में आई कि जोशीमठ में लोग लड़े हैं, तो अगर वहाँ की लड़ाई सफल होती है तो यहाँ भी बाकी जगह भी उसका न्याय मिलेगा। तो इस बात को लेकर के कि पूरे हिमालय में ये चेतना हो, हम निश्चित तौर पर उस पर्यावरण के दिन पर 5 जून के दिन पर ये कोशिश करेंगे कि ये जो संदेश है जोशीमठ से जो निकला है वो पूरे देश में, दुनिया में जाए, और इस पर हमारी वहाँ बातचीत होगी। अतुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, मुझे बिजी शेड्यूल से आपने निकाल के दिया, शुक्रिया, धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। আচ্ছা, আপনারাও পিপলস রিপোর্টারের সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন আমাদের বিশেষ বিশেষ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান।